हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट दीनानगर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपने लोअर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। इसमें हम थोड़ा सा इसको अलग लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपको पता नहीं चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें जो a b एंड c है आपके, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ये। इसमें आपका फर्स्ट केस है कि इसमें जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो a ही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही यहाँ से मिट जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास, यही टर्म बचेगी bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। तो फर्स्ट केस में a 0 नहीं होना चाहिए, b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, ठीक है। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स हम कह सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलते हैं एक क्वाड्रेटिक के। तो रूट्स क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। तो अब देखो, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपने मेथड पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड पढ़ा है, एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, दूसरा हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। हम इस पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो क्या करना होता है, क्या कैसे देखना होता है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे 5 उसका कोफिशिएंट है, तो 5 को कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 10 आ गया, ठीक है। और ऐसे दो नंबर हमें सिलेक्ट करने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए, उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करके 7 आए, ठीक है, मिडल टर्म आए प्लस माइनस करके। तो प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 बनना चाहिए, ऐसे दो नंबर। तो कौन से होंगे आपके पास, देखो 5 इंटू 2 10 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन ही सही है। तो देखो, इसको लिखना कैसे होता है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म आपकी सेम रहती है, मिडल वाली टर्म चेंज होगी, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके कैसे लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा -5x माइनस 2x, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये बन गया, देखो 7 के साथ नेगेटिव साइन है, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया होगा, है ना, जो भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही साइन इधर जाता है ना। तो इसीलिए मैंने 5 के साथ नेगेटिव साइन लगाया है, और माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये दूसरी साइड भी माइनस मैंने इसीलिए लगाया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, दोनों में 5x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 1, इसमें -2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचेगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, एक फैक्टर ये बन जाएगा और ये भी एक फैक्टर बन जाएगा। तो x की यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो 1 निकलेगा, एक आपके पास आएगा 2/5। तो ये जो x की वैल्यूज आई है ना, इसी को हम बोल देते हैं रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए, ठीक है, रूट्स कह सकते हो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। आपने जीरोस भी पढ़ा होगा, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन भी पढ़ा होगा, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सभी का मतलब एक ही होता है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जब आप x की जगह पे यहाँ पे 1 लोगे ना, तो 0 के इक्वल आएगा, आएगा ही, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे 1 लिख के देख लो, देखो 5 माइनस 7 कितना हुआ, -2 हुआ ना, तो -2 प्लस 2 0। तो ऐसी वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को वैलिड बना के रखे, सेटिस्फाइड करें, ठीक है, उसी को हम रूट्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट निकलते हैं, 2 रूट निकलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी इक्वेशन है
जितनी उसकी पावर होती है, आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वेरिएबल की जितनी पावर है उतने ही उसके जीरोस निकलते हैं, उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं। अगर 3 पावर है तो 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो यही मेरा समझाने का मोटिव था, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल से आपको समझाया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब मैंने बोला है कि 2 रूट निकलते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। अगर मान लो आपका a 0 हो जाए, अगर a वाली टर्म 0 है तो क्या आएगा? bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये बनेगी इक्वेशन। तो ये देखो, ये लीनियर बन गई है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। तो लीनियर इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज निकलती है? एक ही निकलती है, ठीक है। तो इसका एक ही रूट होगा, ओके। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास a और b दोनों ही 0 आ जाते हैं, ठीक है, दोनों ही जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास? ऐसे बचेगा ना, 0x² प्लस 0x प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म बचेगी, है ना, c बचेगा आपके पास कांस्टेंट। तो इसके कितने 0 निकलेंगे? कोई 0 नहीं निकलेगा, नो जीरो, नो रूट, ठीक है। कांस्टेंट है ना, वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो 0 कौन देगा? फिर कोई नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास 9 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि तीनों ही टर्म 0 जाती हैं, a b c तीनों ही 0 हैं, तो फिर अगर तीनों ही टर्म 0 है, से 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाती है आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने होंगे? इसके इनफाइनाइट जीरो होते हैं। कितने जीरोस होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे 0 की जगह, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले लो, रहेगा तो 0 ही। जैसे आप x को 1 लोगे तब भी 0 आना, 2 लोगे, 3 लोगे, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट जीरोस निकलेंगे, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ, तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है? अगर कई बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना आ रहा हो तो हम मोस्टली क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि आपके रूट कैसे आएंगे, ठीक है, x की वैल्यूज कैसी होंगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, ठीक है। ये ऐसा पड़ा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट आते हैं, x की दो वैल्यूज आएंगी और डिफरेंट आएंगी, और रियल का मतलब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपका ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो रियल एंड इक्वल रूट आ जाते हैं, रियल एंड इक्वल रूट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। कहने का मतलब कि वो भी x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो नो रियल रूट बोलते हैं फिर उसको, नो रियल रूट। नो रियल रूट का मतलब कि रियल नंबर नहीं आएंगे, इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे। देखो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है ना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ रहा है ऐसे करके, -3 आ रहा है या -4 आ रहा है, तो ये क्या है? ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने कि जैसे स्क्वायर रूट -4 है ना, तो इसमें स्क्वायर रूट -1 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, तो इस जो स्क्वायर रूट -1 है इसको हम आयोटा लिख देते हैं इनटू स्क्वायर रूट 4। तो ये जो आयोटा है यही तो बताता है, आयोटा रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर्स को, ठीक है। तो इसलिए इनको नो रियल रूट बोलते हैं। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट पता चला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ रूट आप पढ़ के आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड
इनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके दो रूट्स निकलते हैं ना, दो रूट्स आते हैं इसके। जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो दो रूट होते हैं ना, फर्स्ट रूट और एक होता है सेकंड रूट। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट होता है ना उसको हम बोल देते हैं अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है अल्फा, ये सिंबल है डिनोट करने का। सेकंड जो रूट होता है उसको हम डिनोट कर देते हैं बीटा से, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी इससे रिलेटेड ही है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये टॉपिक 10th में भी पढ़ा हुआ है आपने। 10th का ही सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक था ये वही है। ठीक है, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो फर्स्ट हम निकालते होते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ए, क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा सम ऑफ जीरो। ठीक है, सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें सी क्या है आपका, सी होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट ये बन जाता है अल्फा प्लस बीटा। सम का अगर आपको सम बोला है निकालने को तो ऐसे इसको यूज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन ए के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपने इसमें से सम ऑफ जीरो फाइंड करना है, कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरो मैंने बोला माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना, -5 है, तो ये माइनस अलग जाएगा इसके साथ। ठीक है, अपॉन में ए कितना है, स्क्वायर रूट 2, तो माइनस से ये माइनस कट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, तो सी कितना है, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको रैशनलाइज कर सकते हो, यहीं तक छोड़ दो, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी कि क्या समझाना चाहती थी मैं। उसके बाद देखो सम का पता चल गया, प्रोडक्ट का पता चल गया। अगर डिफरेंस फाइंड करना हो, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, देखो इतना समझ आ गया होगा। तो डिफरेंस पे आओ, देखो अगर अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, मतलब डिफरेंस फाइंड करने का क्या तरीका होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन में ए। अब आप पूछोगे ये कैसे बना, कहाँ से आ गया, ये कहाँ से जनरेट हो गया, तो ये बताती हूँ मैं कैसे बना है। ये देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। इतना समझ आया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसी को यूज करके ये फॉर्मूला बना होगा। ठीक है, सम और प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे कहीं भी मुझे सम दिख नहीं रहा, प्रोडक्ट तो बन रहा है, यहाँ पे सम नहीं बन रहा, स्क्वायर का सम बन रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे ये चीज बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज बनाने के लिए, ये वाला सम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और ये वाली टर्म थी वो एज इट इज ही साथ चली जाएगी इसके। ठीक है,
तो ये देखो ये तीनों टर्म मिलके क्या है, आइडेंटिटी बना रहे हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं, और ये दोनों प्लस होके -4 अल्फा बीटा बना रहे हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो सम ऑफ जीरो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है, तो -b/a का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a होता है, तो 4c/a आ जाएगा। तो यहाँ पे बना है -b का स्क्वायर, b² -4c/a, ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा a², ठीक है, नीचे एलसीएम a² बन गया, ऊपर देखो क्या बनेगा, b² माइनस इसके अपॉन में a है, एक a कम लग रहा है मुझे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो b² -4ac ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम कैपिटल D लिख देंगे अपॉन में a², ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, कैपिटल D अपॉन में a², सॉरी यहाँ पे अल्फा बीटा आएगा ना, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की, ठीक है, तो मुझे डिफरेंस फाइंड करना ना, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, और दो वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट D अपॉन में a का स्क्वायर है ना, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ से आता है, यहाँ से बनता है ये फॉर्मूला, ठीक है, तो प्रूफ भी करवा दिया, प्रूफ कोई नहीं पूछता, बट पता होना चाहिए कि टर्म बनी कैसे है, ठीक है, तो यहाँ से बनी है ये। तो डिफरेंस फाइंड करना है तो डायरेक्ट ये वाला लगाओ, सम फाइंड करना है तो -b/a होता है, प्रोडक्ट फाइंड करना है तो c/a होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो टॉपिक कुछ रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।